बिहार एपीओ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सीरीज में आज हम दूसरे लेक्चर में हैं और आज का टॉपिक है राइट टू इक्वालिटी। आज लेक्चर का टॉपिक है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी इसमें हमें डिस्कस करना है। ये एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक है इसी में आज के लेक्चर के लिए आर्टिकल 19 फ्रीडम एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इस वाले में है आर्टिकल 14 to 18 रीजनेबल क्लासिफिकेशन और इसमें राइट टू फ्रीडम या फ्रीडम्स एंड रीजनेबल freedoms and reasonable restrictions। ये टॉपिक हमें गाइड करेगा, कंट्रोल करेगा। फ्रीडम एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, बार बार हम इसको रेफर करेंगे आज के लेक्चर के फ्लो को, मोड को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी की बात करें। अपने प्रीवियस लेक्चर तक में हमने समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस हैं। फंडामेंटल राइट हमारे लिए बेसिक ह्यूमन राइट्स की गारंटी के रूप में है, जिसका वायलेशन अगर स्टेट के द्वारा किया जाता है, जिसका इन्फ्रिंजमेंट या कॉन्ट्रावेंशन अगर स्टेट के किसी भी आर्बिट्ररी लॉ या एक्ट के द्वारा होता है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अवेल कर सकते हैं। और इस पर्पस से आर्टिकल 32 के अनुसार हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन प्रेजेंट कर सकते हैं। और हम सुप्रीम कोर्ट के मामले में आगे देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के इस एक्सरसाइज के द्वारा अप्रोप्रिएट रिट के माध्यम से स्टेट के किसी भी आर्बिट्ररी लॉ को, किसी भी कंट्रावीनिंग लॉ को, किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्ट इत्यादि को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फ्रीडम्स के कई आयाम हैं, इक्वालिटी भी उसमें एक है। और राइट टू इक्वालिटी को हमारे जैसे देश में बहुत ही महत्व मिला। एक ऐसे सोसाइटी में जहाँ कई धर्मों के लोग रहते हों, जहाँ कई कास्ट के लोग रहते हों और जहाँ कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी पैल्पेबल रहा हो, काफ़ी विशियसली फील किया जाता रहा हो, वहाँ पर राइट टू इक्वालिटी के सिग्निफिकेंस को ओवर एम्फेसाइज नहीं किया जा सकता। राइट टू इक्वालिटी को प्राइमेसी मिलनी ही चाहिए। और अकॉर्डिंगली हमारे संविधान निर्माताओं ने राइट टू इक्वालिटी को पर्याप्त महत्व देते हुए फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट में इसको शुरुआत में ही रखा। तो राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक है। सिंपल तरीके से अगर हम बोलें तो 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी है। इक्वालिटी का जो बेसिक प्रिंसिपल है, वैसे तो प्रीएम्बल में भी इंडिकेट किया गया है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्टेटस के मामले में और अपॉर्चुनिटी के मामले में इक्वालिटी की गारंटी होगी। मतलब कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, सभी को लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के द्वारा इक्वल ट्रीट किया जाएगा। लेकिन हमारे प्रीएम्बल का एक बहुत बड़ा वैल्यू है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस भी। कहने का मतलब सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के गोल को अचीव करने के पर्पस से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यह भी इंश्योर करेगा कि इक्वलिटी कोई मैकेनिकल या आर्टिफिशियल मैनर में सिर्फ इन्फोर्स ना हो, बल्कि
जो सोसाइटी के जो डाउन ट्रोडन सेक्शंस हैं, वीकर सेक्शंस हैं, पुअर सेक्शंस हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनको इक्वल प्रोटेक्शन भी मिले। उन ग्रुप्स को जो नेचर या सोसाइटी के द्वारा इक्वली औरों की तरह इंडाउड नहीं है, इक्वली औरों की तरह प्रिविलेज्ड नहीं है, इक्वली औरों की तरह इक्वल नहीं है, उनको इक्वल प्रोटेक्शन के थ्रू कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइट्स और प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ग्रांट किए जाएंगे। तो आर्टिकल 14 इज द फाउंडेशनल स्टेटमेंट as to right to equality. In plain language, it says that the state shall not deny to any person equality before law and equal protection of laws within the territory of India. So, Article 14 में you can see these two important expressions are content: equality before law and equal protection of laws. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। इक्वलिटी बिफोर लॉ एक्चुअल में इंग्लैंड के रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल के ज्यादा करीब है। एवी डाइसी ने इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को इनिशिएट किया। उसका एक एस्पेक्ट था इक्वलिटी बिफोर लॉ। लॉ शैल ट्रीट एवरीवन इक्वली। इन द आईज ऑफ लॉ एवरीवन स्टैंड्स इक्वल। No person shall be given any extraordinary benefit or privilege under the terms of the law. लॉ की नज़र में सभी एक समान है और किसी के लिए कोई अलग जगह नहीं होगी। लॉ सभी को इक्वली ट्रीट करेगा। लेकिन एवी डाइसी के ही टाइम में ये ऑब्वियस था वहाँ पर कि क्राउन के मतलब इंग्लैंड के किंग के सर्टेन प्रिविलेजेस हैं, बावजूद इसके उन्होंने इक्वलिटी बिफोर लॉ अर्थात रूल ऑफ लॉ के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पर इक्वलिटी बिफोर लॉ को उन्होंने एम्फेसाइज किया। तो ये लॉ ट्रीट्स एवरीवन इक्वली और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात की गई है। वो भी यही है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का ही एक एस्पेक्ट है, लेकिन वहाँ इक्वल प्रोटेक्शन का एक इनलार्ज मीनिंग भी है और वो ये है कि सोसाइटी के अंदर जिनको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनको वो मिलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ की तरफ से। कहने का मतलब कि सर्टेन पर्सन्स हो सकते हैं, सर्टेन ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, सर्टेन रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, सर्टेन अरेंजमेंट्स हो सकते हैं जो इन द नेचर ऑफ थिंग्स या पब्लिक पॉलिसी के पर्पज से भी जिनको अलग ट्रीट किया जाना ज़रूरी हो सकता है। ऐसे में जो डिफरेंशियल या डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है लॉ की तरफ से वो इक्वलिटी का वायलेशन नहीं करता और लॉ जब इस प्रकार से डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की परमिशन दे तो वही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के तौर पर आम तौर पर माना गया है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है सभी के लिए एक ही लाइन होगी, किसी के लिए कोई अलग लाइन नहीं लगेगी, चाहे कोई फिजिकली चैलेंज हो, चाहे ओल्ड एज पर्सन हो, चाहे प्रेग्नेंट वुमेन हो, सभी इक्वलिटी बिफोर लॉ के अकॉर्डिंग एक ही लाइन में खड़े होने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कहता है क्योंकि नेचर ने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का जो मैसेज है वो ये है कि क्योंकि नेचर ने और सोसाइटी ने सभी को इक्वली इंडाउड नहीं किया है, सभी को इक्वली प्रिविलेज्ड नहीं बनाया है, सभी के सर्कमस्टांसेस अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे में हम डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट सिचुएशंस को प्रॉपर अटेंशन पे करेंगे, समुचित ध्यान देंगे उसके ऊपर और हमें आवश्यकता पड़ी तो हम कुछ पर्सन्स और ग्रुप्स को, कुछ पर्सन्स को हम सेपरेट क्लास के तौर पर ट्रीट करते हुए उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर या प्रिविलेजेस लॉ के माध्यम से ग्रांट कर सकते हैं। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज परमिट्स इन फैक्ट रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन कि जो हैंडीकैप्ड, फिजिकली चैलेंज्ड है, वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके लिए अलग से हम लाइन बना सकते हैं ताकि उनको किसी प्रकार के हार्डशिप का सामना न करना पड़े। इस प्रकार से ये जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ये जो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये जो है इसी को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज माना जाता है। तो वन इज दैट नो क्लासिफिकेशन, द लॉ परमिट्स नो क्लासिफिकेशन अमंग पर्सन्स और इंडिविजुअल्स
and the second aspect is that in appropriate cases and circumstances, of course, reasonable classification would be permissible. This is the meaning of Article 14 and the right to equality contained therein. The state shall not deny to any person equality before law and equal protection of laws within the territory of India. अब यही जो दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इक्वलिटी के, इसका एक्सपेंशन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 15 और 16 के द्वारा पर्टिकुलरली किया गया है. हम उसके बारे में देखने से पहले इनके ऊपर जो केस लॉज डेवलप हुए हैं उसकी स्थिति को पहले देख लें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जैसा मैंने आपको कहा अभी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, एवरीवन हैज टू बी ट्रीटेड इक्वली नो मैटर व्हाट हिज पोजीशन इन लाइफ और सोसाइटी इज. Equal protection of laws permits reasonable discrimination or reasonable classification among persons and individuals so as to give extraordinary right or privileges to people who are not equally naturally endowed and therefore they are in need of assistance on the part of the law. So equal protection, reasonable discrimination, reasonable classification की परमिशन देता है. ठीक है. इक्वलिटी बिफोर लॉ के मामले में जो केस लॉज हैं अगर उस पर हम बात करें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के मामले में ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ इज एंटीथेसिस टू आर्बिट्रेरीनेस इन गवर्नमेंटल एक्ट्स. इट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ इज एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, मनमानेपन का निषेध करता है इन स्टेट एक्शन, इन स्टेट एक्ट और एक्ट्स. जहां भी मनमानेपन है, जहां भी आर्बिट्रेरीनेस है, वहां पर इक्वलिटी बिफोर लॉ का वायलेशन माना जाएगा. गवर्नमेंट का कोई भी लॉ जिसमें आप जानते हो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के डिफिनीशन की वजह से कि लॉ का मतलब ऑर्डिनेंस, बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस वगैरह भी हो सकते हैं. तो गवर्नमेंट का कोई भी लॉ, कोई भी रूल, नोटिफिकेशन वगैरह अगर आर्बिट्ररी है, मनमानेपन की स्थिति उसमें दिखाई पड़े, इलॉजिकल लगे, आपको लगता है पर्टिकुलरली इंडिविजुअली, तब भी आप उसको चैलेंज कर सकते हो. जरूरी नहीं कि सभी आप ही की तरह फील करें, सभी आपकी फीलिंग को शेयर करें. एक इंडिविजुअल कॉन्शियस पर्सन के रूप में भी अगर आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट का कोई लॉ, उसका कोई ऑर्डर, नोटिफिकेशन वगैरह आर्बिट्ररी है, इलॉजिकल है, मनमानेपन का शिकार है, तो ऐसी स्थिति में इसको फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाएगा. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में भी फंडामेंटल राइट वायलेशन के ग्राउंड पर जो रिट पिटिशंस प्रेजेंट किए जाते हैं उसमें से मेजॉरिटी, मोर देन मोस्ट ऑफ द केसेस में आर्टिकल 14 का वायलेशन जरूर एलेज किया जाता है. यहां तक कि इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन के मामले में भी आर्बिट्रेरीनेस को एलेज किया जाता है कि आर्टिकल 14 का ये वायलेशन है. भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 के अंदर एग्जैक्ट प्रोविजंस जैसे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 का वायलेशन वो होगा किसी को अगर इलीगल अरेस्ट या डिटेंशन में रखा गया तो बस, लेकिन साथ ही साथ वो पुलिस की तरफ से, स्टेट की तरफ से एक आर्बिट्ररी एक्ट भी तो माना जा सकता है. और जहां भी आर्बिट्रेरीनेस को आप एलेज कर सको, जहां भी आप आर्बिट्रेरीनेस को प्लीड कर सको, वो आर्टिकल 14 के वायलेशन की कैटेगरी में भी आता है. इसलिए गवर्नमेंटल एक्शन को, लॉ को, रूल्स रेगुलेशन को सबसे ज्यादा चैलेंज जिस ग्राउंड पर मिलता है वो है आर्टिकल 14 का वायलेशन. तो आर्टिकल 14 ने कहा सभी एक समान. आर्टिकल 14 ने लेकिन यह भी कहा कि क्योंकि सभी एक समान नहीं है नेचर और समाज के की स्थितियों में, समाज की परिस्थितियों में, कुछ फिजिकली चैलेंज्ड है, कोई गरीब है नहीं, कोई कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करता रहा है, तो सभी की स्थितियां एक जैसी नहीं. इसलिए हमें इक्वल प्रोटेक्शन देना होगा सभी को. इसका मतलब एक यह हुआ कि जो
वीकर सेक्शन हैं, जो पुअरर हैं, जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते रहे परपेचुअली, उनको अलग क्लास के तौर पर कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है और लॉ के माध्यम से फिर उनको एक्स्ट्रॉर्डिनरी फेवर या प्रोटेक्शन या असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सकता है। ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी लॉ को इक्वालिटी के जनरल प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं माना जाएगा। यही है जनरल प्रिंसिपल। तो अब अगर हम बात करें कि जब इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज परमिट करता है कि लोगों का, इंडिविजुअल्स का, ऑब्जेक्ट्स का सेपरेट क्लासिफिकेशन हो सकता है, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए। अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट नहीं किया जाएगा। तो कोर्ट के लिए ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि स्टेट ने अपने लॉ के थ्रू, अपने रूल या रेगुलेशन वगैरह के थ्रू जो कुछ लोगों का अलग ग्रुप बनाया है, क्लासिफिकेशन किया है, वो रीजनेबल कैसे है, कैसे उसको रीजनेबल एडजज किया जाए। कोर्ट ने बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इस मामले में डेवलप किए हैं। केस का नाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार में अगर हम देखें तो 1952 में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल WB वर्सेस अनवर अली सरकार 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन ऑर्डर, इसी बात को अब नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं मैं, इन ऑर्डर फॉर द क्लासिफिकेशन टू बी रीजनेबल, इन ऑर्डर फॉर द क्लासिफिकेशन टू बी रीजनेबल, it must be based on it must be based on intelligible, मतलब जो समझ में आए ऐसा, डिफरेंसिया एंड डिफरेंसिया and the differentia must be shown to have a rational nexus with the object of the लेजिस्लेशन और लॉ। तो अगर छटे हुए इन्वेटरेट क्रिमिनल्स को स्पीडली ट्रायल के माध्यम से कन्विक्ट करने के लिए अगर कोई स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश करने के लिए लॉ बनता है और उस लॉ के थ्रू कुछ कैटेगरी ऑफ ऑफेंडर्स को का एक क्लास या ग्रुप बना दिया जाता है जिनका ट्रायल स्पेशल कोर्ट में चलेगा, ताकि स्पीड के द्वारा, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उनको विदाउट डिले कन्विक्ट किया जा सके और उनको पनिश करवाया जा सके, ताकि सोसाइटी में पीस और डिस्टर्बेंस के मामले में एक डिटरेंस की स्थिति क्रिएट हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार का जो लॉ है, जो कुछ ऑफेंडर्स को एक सेपरेट ग्रुप के तौर पर ट्रीट करने की परमिशन देता है, वो लॉ ऑन द फेस ऑफ इट अपेरेंटली डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के वायलेशन में नहीं है, क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, आर्टिकल 14 का है, वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की परमिशन देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि ये जो क्लासिफिकेशन आप करेंगे, मतलब कुछ को जो अलग क्लास के तौर पर आप ट्रीट करेंगे, तो ये आपका रीजनेबल एक्ट होना चाहिए। और वो रीजनेबल एक्ट तब होगा जब आपने जिनको अलग क्लास के तौर पर ट्रीट करने के लिए या अलग क्लास के तौर पर आपने जिनको दिखाया है, वो बाकियों से रियल में अलग हों। डिफरेंस जो है वो पैल्पेबल होना चाहिए, इंटेलिजिबल होना चाहिए। ये नहीं कि डिफरेंस दिखाई ही नहीं पड़ रहा और आपने किसी को अलग क्लास के तौर पर ट्रीट कर दिया। जैसे आदमियों में जिनके सिर पर कम बाल हैं, उनका ग्रुप बनाना हो,
तो ये ऐसा ग्रुप बनेगा जो बाकियों से अलग बिल्कुल कर पाना इसको बहुत मुश्किल होगा। कैसे तय करोगे कि सिर पर कम बाल की कैटेगरी वाले लोग किस प्रकार के लोग होंगे, कितनी मात्रा कितनी संख्या बालों की होगी तो अलग क्लास के तौर पर किसी को ट्रीट किया जाएगा। तो इंटेलिजिबल डिफरेंसिया ये नहीं हुआ। इंटेलिजिबल डिफरेंसिया हुआ कि आपने कुछ सीरियस ऑफेंडर्स को एक अलग क्लास के तौर पर ट्रीट किया। इंटेलिजिबल डिफरेंसिया यहां पर है कि आपने वुमेन को एक सेपरेट क्लास के तौर पर ट्रीट किया। इंटेलिजिबल डिफरेंसिया यहां पर है कि आपने प्रेग्नेंट वुमेन को अलग क्लास के तौर पर ट्रीट किया। इंटेलिजिबल डिफरेंसिया यहां पर है कि आपने फिजिकली चैलेंज पर्सन्स को अलग क्लास के तौर पर ट्रीट किया। इंटेलिजिबल डिफरेंसिया यहां पर है कि आपने कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऊपर या ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके ऊपर करप्शन का एलिगेशन हो सकता है, उनको आपने सेपरेट क्लास के तौर पर ट्रीट करते हुए उनके लिए उनके अगेंस्ट करप्शन के केसेस के ट्रायल के लिए आपने सेपरेट कोर्ट बना दिया। तो डिफरेंस इंटेलिजिबल होना चाहिए, और डिफरेंस आप अगर प्रूव करते हो तो यह भी दिखाना चाहिए कि ये डिफरेंस जो क्रिएट किया गया है लॉ के द्वारा वो इसलिए किया गया है, ये कोई मैथमेटिकल एक्सरसाइज वैक्यूम नहीं हो रहा है, वैक्यूम में नहीं हो रहा कि हमने किसी को अलग क्लास या ग्रुप के तौर पर ट्रीट किया। इस डिफरेंशिएशन का एक पर्पस है लॉ के ऑब्जेक्ट को अचीव करना। लॉ के ऑब्जेक्ट के साथ इसका कनेक्शन या नेक्सस प्रूव होना चाहिए, और ये लॉ थ्रू आउट फॉलो किया गया है। ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के केस में जो इस्टेब्लिश हुआ वो बार बार रीइटरेट किया गया है, आज तक किया जाता है। कोई भी आर्टिकल 14 या आर्बिट्रेरनेस के ग्राउंड पे जो इम्प्यून्ड लॉ या गवर्नमेंट का कोई भी रूल रेगुलेशन ऑर्डर वगैरह है उसके मामले में इस प्रिंसिपल ऑफ लॉ को जरूर रीड किया जाता है। आप इसको याद रखिएगा। अनवर अली सरकार, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार का केस, जिसमें वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1950 को चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अपहोल्ड किया था, यह कहते हुए कि जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को जो पावर दी गई है लॉ के द्वारा कि आप कुछ ऑफेंडर्स को सेपरेट क्लास के तौर पर ट्रीट करते हुए उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स के थ्रू स्पीडी ट्रायल और कन्विक्शन प्रोक्योर कर सकते हो, तो वो लॉ गलत नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के इक्वलिटी प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं करता है। ठीक है। चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस बड़ा रिमार्केबल केस है। जो इंडिकेट करता है EOI यूनियन ऑफ इंडिया 1950 जो इंडिकेट करता है कि वन पर्सन भी एक सेपरेट क्लास के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है, कैन बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट क्लास। एक ही पर्सन हो वो भी एज ए सेपरेट क्लास। बहुत डिजर्विंग हो सकता है वो पर्सन, बहुत खास हो सकता है वो पर्सन, उसका एग्जिस्टेंस, उसके रैमिफिकेशंस सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर कि क्या उस पर्सन के मामले में सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से उसको एक सेपरेट क्लास के तौर पर ट्रीट किया जाना जरूरी है। जैसे मान लीजिए SPG से रिलेटेड लॉ है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट लॉ है। SPG प्राइम मिनिस्टर्स को सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करने वाला लॉ है नहीं, तो उसने ग्रुप बनाया ना, सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स, इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर्स और एक्स प्राइम मिनिस्टर्स, ये ग्रुप हो गए प्राइम मिनिस्टर एंड एक्स प्राइम मिनिस्टर्स। उनको SPG की सुरक्षा मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी। इसका मतलब बाकियों को कोई और टाइप की सुरक्षा मिल सकती है, और ग्रेड की सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन SPG सुरक्षा उनको नहीं मिलेगी। हम मान लेते हैं कि इस लॉ को अमेंड कर दो, थोड़ा इमेजिनेटिवली सोचो, इस लॉ को अमेंड कर दो जो पहले था भी, कि स्पेशल प्रोटेक्शन का जो कवर है, SPG कवर है, वो सिर्फ सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के लिए होगा, एक्स प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए भी नहीं होगा। एक पोजीशन होल्डर प्राइम मिनिस्टर एक सेपरेट क्लास के तौर पर ट्रीट हो रहा है। समझिए, आप क्या मानते हो, क्या वो लॉ डिस्क्रिमिनेटरी है? डिस्क्रिमिनेटरी है भी अपेरेंटली, तब भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अपहोल्ड किया जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, हमारे प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ऐसी है कि सुरक्षा देने के मामले में अगर हम एक प्राइम मिनिस्टर को भी अगर एक सेपरेट क्लास के तौर पर ट्रीट करें तो वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा।
क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई नहीं है। सुरक्षा की जरूरत, सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत के लिहाज से, ठीक है। तो एक पर्सन भी जो है वो सेपरेट क्लास के तौर पर ट्रीट हो सकता है। ये प्राइम मिनिस्टर वाला केस नहीं था। इस केस में था कि एक कंपनी है, सोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फील्ड में। अब ये इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें हजारों वर्कर्स काम करते हैं, मतलब वो सोसाइटी के लोग हैं जिनकी आजीविका, जिनका लाइवलीहुड चल रहा है, जिनका जीवन इसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये ऐसा प्राइवेट कंपनी है जिसके जो कपड़े के, टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया में काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन रखता है। इसके कपड़े एक्सपोर्ट में जाते हैं, निर्यात होता है उनका, इंटरनेशनल मार्केट में ये सेल होते हैं, इंडिया को फॉरेन करेंसी का गेन होता है। तो कुल मिलाकर जनरल पब्लिक के लिहाज से और नेशन की इकोनॉमी के लिहाज से भी ये इतनी बड़ी कंपनी है। तो इस कंपनी के अंदर चाहे प्राइवेट शेयर कैपिटल का डोमिनेंस हो, प्राइवेट शेयर कैपिटल ही टोटल हो, है नहीं, बावजूद इसके इसमें गवर्नमेंट का कंसर्न जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, इस कंपनी के मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लिया, क्योंकि गवर्नमेंट की नजर में ये कंपनी मिसमैनेज थी। लॉ बना लिया, सेपरेट लॉ। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन जनरल प्रोविजंस हैं, वो परमिट अगर ना भी करें गवर्नमेंट को इन प्रिंसिपल कि आप किसी कंपनी को टेक ओवर करो, तो गवर्नमेंट को पावर ही पावर है। कम से कम इंडिया की पार्लियामेंट को ऐसे रेजुडियरी सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने की तो प्लेनरी पावर है। कोई भी लॉ बना ले, किसी कंपनी को टेक ओवर कर ले, पूरा चैलेंज करते रहो कि सही टेक ओवर है या गलत टेक ओवर है। कर लिया इसको कि ये मिसमैनेज्ड है। हम इसको एक सेपरेट क्लास के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, किसी और का एक्विजिशन नहीं करेंगे, सिर्फ इसका करेंगे। ये सेपरेट क्लास के तौर पर ट्रीट करते हुए हमने इसको, गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर कर लिया ताकि इसका प्रॉपर मैनेजमेंट इंश्योर किया जा सके, ताकि इसमें काम करने वाले वर्कर्स वगैरह को प्रोटेक्शन मिल सके, इंडिया की जो इकॉनमी है वो एडवर्सली सफर ना कर सके। तो पॉइंट ये है कि एक सेपरेट पर्सन, वन सिंगल इंडिविजुअल टू कैन बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट क्लास एंड दैट वुड अमाउंट टू अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन बीइंग डन ऑन द पार्ट ऑफ द लॉ। बहुत सारे केसेस फिर आपको मिलेंगे और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे हैं। इनफैक्ट क्वेश्चंस हैव केप्ट फिगरिंग अप फ्रॉम दोज केस लॉज। So I will just give a brief mention. I will make just a brief mention of those case laws which have dealt with the question of equality before law and equal protection of laws. To name but a few, let us see that one by one. A state of Bombay versus FN Balsara. Question पूछा गया है। वैसे ये वाला जो जजमेंट है FN बालसारा का, वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के लिए ज्यादा फेमस है। कल मैंने बताया था आपको कि किसी लॉ जिसको इम्प्यून किया गया है फंडामेंटल राइट वायलेशन के ग्राउंड पर, उस लॉ के टोटल बॉडी को वॉइड डिक्लेयर करने के बजाय कोर्ट ये मानकर चलते हैं कि अगर उसके मोस्ट इम्प्यून्ड पार्ट को, उसके मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल पार्ट को ही बस अगर वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए और बाकी के लॉ को छोड़ दिया जाए, और बाकी का जो लॉ है अगर वो मीनिंगफुली अपने दम पर स्टैंड कर सकता है, तो फिर पूरे लॉ को खत्म करने या वॉइड करने की जरूरत नहीं है। मतलब उतने ही पार्ट को, किसी लॉ को के उतने ही पार्ट या सेक्शन को सेवर करो, मतलब काट कर अलग करो जो इम्प्यून्ड है और उसको वॉइड डिक्लेयर कर दो, बाकी बॉडी ऑफ लॉ को छोड़ दो। अगर वो मीनिंगफुली स्टैंड कर सकता है, वो जो रिमाइंडर ऑफ द लॉ है, तो वो फिर that will continue to govern the field of law. Otherwise, if the remainder part is not found to be sustainable, if it will be found that it is not capable of standing on its own, then the whole of the law shall be given a total go by, the whole of the law shall be declared void. This is doctrine of severability. तो doctrine of severability के लिए तो ये है ही फेमस। इसके अलावा इसमें भी बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के कुछ एक प्रोविजंस को void डिक्लेयर करते हुए कहा गया था कि बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट जो शराबबंदी लगाता है और उस कुछ मामलों में शराबबंदी के लॉ के एप्लीकेशन को कुछ एरिया के ऊपर से एग्जेम्प्ट करता है, तो कुछ एरिया को एक सर्टेन क्लास के तौर पर ट्रीट करने में कोई बुराई नहीं है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन की परमिशन है, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन इंटेलेबल डिफरेंशिया के ऊपर बेस्ड होना चाहिए और लॉ के गोल के साथ उसका एक रैशनल नेक्सस जरूर शो किया जाना चाहिए। इसी प्रकार की बात
काठी रैनिंग रावत के केस में भी कहा गया था, काठी रैनिंग रावत। यहां पर भी वही था कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनको ट्राई करने के लिए, कन्विक्ट करने के लिए अगर कोई स्पेशल लॉ है तो वो गलत लॉ नहीं है, क्योंकि रीजनेबल क्लासिफिकेशन की परमिशन है हमारे आर्टिकल 14 में, वो इक्वलिटी के प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं करता। मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब क्रिमिनल लॉ के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट रहा है। 1983 आपको मालूम है जब आईपीसी था, अब तो बीएनएस है 2023, उसके सेक्शन 303 को सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, है नहीं? ये 1983 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, है ना? ये वाला एग्जाम्पल कई और मायनों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है नहीं? सेक्शन 303 क्या कहता था कि कोई पर्सन है, अगर वो लाइफ कन्विक्ट है, लाइफ इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है और उसी अवधि के दौरान, उसी लाइफ इंप्रिजनमेंट के दौरान वो किसी का मर्डर कर दे, तो अब इस सब्सिक्वेंट मर्डर के लिए उसको कंपल्सरली, नेसेसरली डेथ पनिशमेंट मिलेगी। जज साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि अपने डिस्क्रेशन से वो मौत के सजा के बजाय आजीवन कारावास की सजा दे। नहीं तो जनरल लॉ क्या था सेक्शन 302 आईपीसी में कि जिसने मर्डर किया है उसको या तो डेथ पनिशमेंट मिलेगी या लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगी। मतलब कोर्ट के पास डिस्क्रेशन होता था कि इस कन्विक्ट को या तो मौत की सजा दी जाए या लाइफ इंप्रिजनमेंट में इसको रखा जाए। तो मर्डर है, लेकिन सेक्शन 303 ने कहा कि जो लेकिन लाइफ इंप्रिजनमेंट में रहते हुए मर्डर करेगा उसका मर्डर थोड़ा अलग क्लास हो गया, उस मर्डर का थोड़ा क्लास अलग हो जाएगा। उसको जब ट्राई किया जाएगा, कन्विक्ट किया जाएगा, तो उसके मामले में जज के पास, कोर्ट के पास डिस्क्रेशन नहीं होगा, उसको कंपल्सरली क्या मिलेगा? डेथ पनिशमेंट। तो एक ग्रुप बना दिया ना उस मर्डरर का, जो लाइफ इंप्रिजनमेंट में रहते हुए मर्डर करे, उस मर्डरर का, उन मर्डरर्स का ग्रुप बना दिया गया। ये कितना रीजनेबल है ये क्लासिफिकेशन, है नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रीजनेबल नहीं है, क्योंकि चलो हम मान भी लें कि इसमें इंटेलिजिबल डिफरेंसिया है, अंतर आप दिखा दे रहे हो, लेकिन गोल क्या है आपका? पनिशमेंट से रिलेटेड पेनल लॉ का गोल होता है ना, या तो रिफॉर्मेशन है, रिट्रीब्यूशन है नहीं? क्या पर्पस है आपका? डिटरेंस है। ये सब पनिशमेंट से रिलेटेड लॉज के गोल माने गए हैं थ्रू द एजेस कि पनिशमेंट का पर्पस है किसी को रिफॉर्म करना, पनिशमेंट का पर्पस है सोसाइटी के वेंजेंस फीलिंग को सेटिस्फाई करना, प्रतिशोध की भावना को सेटिस्फाई करना। पनिशमेंट का पर्पस हो सकता है डिटरेंस क्रिएट करना, ताकि सोसाइटी में कोई दूसरा इस प्रकार का क्राइम ना कर सके। तो बताओ ना, आपने लाइफ इंप्रिजनमेंट के दौरान मर्डर कमिट करने वाले लोगों का ग्रुप जो आपने बनाया, तो उससे कौन सा लॉ का पर्पस सर्व हो रहा है? रिफॉर्मेशन का, रिट्रीब्यूशन का, डिटरेंस का। क्योंकि हो सकता है आपने जिनको सेपरेट क्लास के तौर पर ट्रीट किया है, उन्होंने बहुत जायज कारणों से लाइफ इंप्रिजनमेंट में रहते हुए मर्डर कमिट किया हो, तो क्या पता जेल में उनका टॉर्चर हो रहा हो, उनकी जान चली जाती, सेल्फ राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए उन्होंने मर्डर कमिट कर दिया, और उनके मामले में जज के पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, सजा देनी ही पड़ेगी। क्या पता वो लाइफ इंप्रिजनमेंट में रहते हुए वो कैदी, वो प्रिजनर सुधर रहा हो, उसके ऊपर हमला हुआ जेल के अंदर, उसने एक्ट किया सेल्फ डिफेंस में, मारा गया कोई, और आप उसके लिए अब कह रहे हो कि मौत की सजा कंपलसरी होगी। ये लॉ के कौन से पर्पस को सर्व करने वाली बात हुई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है ना? ये सेक्शन 303 आईपीसी वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, है नहीं? ये जो जजमेंट है ये आपको शो करेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जो कहते हैं ना कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जितने होते हैं वो इक्लिप्स्ड रहते हैं, है नहीं? तो ये भी तो उस थ्योरी को, उस मिसकंसेप्ट नोशन को अप्लाई करें तो ये भी तो एक्लिप्स्ड ही रहेगा। तो फिर क्यों नहीं बच पाया ये? इसलिए नहीं बच पाया ये कि इस लॉ को सेव करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 या किसी भी फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने नहीं किया था। इसलिए जुडिशियल रिव्यू के एक्सरसाइज के दौरान
सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसा अमेंडमेंट शो नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके चलते कॉन्स्टिट्यूशन ही सुटेबली अमेंड हो गया हो और आर्टिकल 303 के ऊपर से छाया हट गई हो। इसीलिए आप देखो 303 को जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस में बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का वेट किए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया। नहीं तो स्टेट वहां भी आर्गुमेंट कर सकता था, यूनियन ऑफ इंडिया, कि मिलॉर्ड रुक जाइए, आप जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं 303 पर कि वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में है, तो जरा रुक जाइए, हम फंडामेंटल राइट को सुटेबली अमेंड कर देते हैं, तब तक इसको इक्लिप्स रहने दीजिए। जब हम अमेंड कर देंगे तो फिर कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे और फिर आप इसको बचा लीजिएगा। कोर्ट इस प्रकार के नॉनसेंसिकल एक्ट नहीं करा करते। अगर आज जुडिशियल रिव्यू की एक्सरसाइज है और आज मुझे ये दिख रहा है कोर्ट को कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन में है, तो आज ही ये वॉइड होगा। कल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसे अमेंडमेंट कर दे कि वॉइडनेस की वजह खत्म हो जाए, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट वेट नहीं करेगा। तो यही मैं कहता हूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है वो ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट प्रोविजन है, जितने प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं सबके ऊपर वो हमेशा उनको प्रोटेक्शन देता रहेगा। हमेशा प्रोटेक्शन नहीं होता। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इक्लिप्स को हटाने का काम नहीं हुआ हो, तब तक डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स यूज हो ही नहीं सकता। एनीवे, वो डिफरेंट डिस्कशन है। हम यहां पर देखें अगर, तो जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इस पे भी सवाल पूछा गया। हरियाणा के पंचायती राज एक्ट में हरियाणा के पंचायती राज एक्ट में यह प्रोविजन था कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको पंचायत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया जाएगा, कोई या पंचायत का कोई पोस्ट होल्ड नहीं करने दिया जाएगा। तो 2 से ज्यादा बच्चों वाले पिता या माता अलग क्लास है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इसका पर्पस है ना पॉपुलेशन कंट्रोल करना, जो बहुत पुराने समय से ही, मतलब पीछे से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, पब्लिक पॉलिसी का एक गोल रहा है। नेक्स्ट, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सब कर लेना आप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ईओआई लिख रहा हूं, यूनियन ऑफ इंडिया 2017 है ना। क्या है? सेम सेक्स रिलेशनशिप, सेम सेक्स फिजिकल रिलेशनशिप, कॉन्सेंसुअल रिलेशनशिप है नहीं, वो ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 377 आईपीसी जो सेम सेक्स फिजिकल रिलेशन को क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर करता था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है नहीं, कि जो सेम सेक्स रिलेशनशिप अगर कॉन्सेंसस बेस्ड रिलेशनशिप है तो ये गलत नहीं है माना जा सकता। फंडामेंटल राइट का ये वायलेशन, ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का इसको वायलेशन नहीं माना जा सकता, और इसलिए इसको जो पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है लॉ के द्वारा, वो ऑफेंस सही नहीं है, वो आर्बिट्ररी लॉ है, आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है नहीं, राइट टू लाइफ का भी वायलेशन करता है नहीं। अपने सेक्सुअल चॉइस के मामले में लोगों को फ्रीडम जो है वो राइट टू लाइफ का भी पार्ट माना जा सकता है। उसी प्रकार जो है सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजन को, जो सेम सेक्स मैरिज परमिट नहीं करता है, उस प्रोविजन को वॉइड डिक्लेयर करने से मना कर दिया और यह कहा कि ये इक्वलिटी प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं करता है। तो ये जनरल बातें थी आर्टिकल 14 के ऊपर। जैसा कि आर्टिकल 14 का हमने ट्यून समझ लिया कि कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लॉ की नज़र में सभी एक हैं, बट ज़रूरत पड़ने पर कुछ लोगों को स्पेशल क्लास के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है, उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिविलेजेस दिए जा सकते हैं, लॉ की तरफ से उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोटेक्शन मिल सकता है, उनको प्रमोशन मिल सकता है। तो कहने का मतलब कि कुछ लोगों को लेकिन अलग ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि नॉट एवरीवन इज इक्वल, है नहीं। तो इन्हीं दो थीम का एक्सपेंशन एक कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 15 में दिखता है। आज अमेंडेड आर्टिकल 15 के अंदर टोटल 6 क्लॉजेज हैं। ओरिजिनली
इसमें पहले शुरू में ही 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ उसमें 3 क्लॉजेज ही थे। पहला क्लॉज कहता है, आप देख सकते हो, RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर किसी के साथ स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या एनी ऑफ देम, किसमें से किसी भी ग्राउंड पर स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। यही तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है आर्टिकल 14 में। उसके बाद आप देख सकते हो थोड़ा और कॉन्टेक्सचुअलाइज किया गया है इक्वलिटी के इस जनरल प्रिंसिपल को। कहा गया है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनमें से किसी भी ग्राउंड पर किसी भी पर्सन को किसी प्रकार की लायबिलिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी, किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन का शिकार उसको नहीं होना पड़ेगा। पर्टिकुलरली किन मामलों में? जब वो पब्लिक शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाना चाहता है, होटल्स में जाना चाहता है, पब्लिक प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट में जाना चाहता है, या वाटर के लिए वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स का यूज करना चाहता है, रोड्स का यूज करना चाहता है, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट जो सरकार के द्वारा मेंटेन्ड है उनको यूज करना चाहता है। तो कहने का मतलब कि पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक कॉमन वाटर सोर्सेस, इन सबको एक्सेस करने के मामले में किसी भी पर्सन को उसकी कास्ट, उसकी रिलीजन वगैरह की वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना होगा। अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ा कर्स रहा। धीरे धीरे उसके उन्मूलन के उपाय किए गए, स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन एक बहुत ही हीसियस फॉर्म में इसको प्रैक्टिस किया गया। पब्लिक प्लेसेस पर कुछ लोगों को कास्ट के ग्राउंड पे जाने से रोका गया, उनके एक्सेस को डिनाई किया गया। तो इक्वलिटी का सबसे बड़ा तकाजा ये बन गया कि पब्लिक प्लेसेस पे पब्लिक फैसिलिटीज को यूज करने के मामले में किसी को किसी प्रकार की डिसेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन, लायबिलिटी वगैरह फेस ना करना पड़े, पर्टिकुलरली उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह की वजह से। तो क्लॉज 2 में अनटचेबिलिटी के एवोल्यूशन का जो पर्पस है वो साफ दिखाई पड़ता है। हालांकि स्पेसिफिकली ये बात आगे आर्टिकल 17 में की गई है। क्लॉज 3 को अगर आप देखो इस प्रकार आगे, तो क्लॉज 3 क्या कहता कि इक्वल प्रोटेक्शन होगा सभी को। इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब ही होता है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन परमिसिबल होगा, है नहीं? जेंडर के बेसिस पर हो सकता है, एज के बेसिस पर हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में इक्वल प्रोटेक्शन की बात भी है ना। इसका मतलब क्या है? वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो वीकर सेक्शंस हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके असिस्टेंस के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अगर कोई सेपरेट लॉ बनता है, कोई डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बनता है उनके फेवर में, तो ये इक्वलिटी के जनरल प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं होगा। यहीं तक था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15। लेकिन जरूरत के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए। ये वाला तो फर्स्ट अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया था। 15 का जो क्लॉज 4 है, आपको मालूम है, स्टेट ऑफ मैड्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रभाव को बाईपास करने के लिए ये ऐड किया गया था ये आर्टिकल क्लॉज 4, जो कहता है कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स हैं या जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई स्पेशल एक्ट स्टेट अगर बनाता है तो वो गलत नहीं होगा। चंपकम दोराई राजन के केस में यह हुआ था कि पहले तो मैड्रास हाई कोर्ट ने और बाद में एग्जैक्टली उसी लाइन पर सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया था कि मैड्रास गवर्नमेंट, जो आज तमिलनाडु गवर्नमेंट है, उसकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के मामले में, उनकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को फैसिलिटेट करती है या परपेचुएट करती है। कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन परमिसिबल नहीं होगा। जो पब्लिक के फंड के द्वारा मेंटेन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग सभी को इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए, और साथ ही साथ आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 के अनुसार किसी के साथ कास्ट वगैरह के बेसिस पर उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो एक लेडी, कास्ट का नाम बताना पड़ेगा, एक ब्राह्मण लेडी जो है चंपकम
दुराईराजन को जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो उनका कहना था कि मेरे मार्क्स अच्छे थे, बावजूद इसके मुझे एडमिशन नहीं मिला, और मेरे से जो कम मार्क्स, लेसर मार्क्स वाले थे, उनको एडमिशन इसलिए मेडिकल कॉलेज में मिल गया कि वो या तो शेड्यूल कास्ट से थे, या शेड्यूल ट्राइब्स से थे, या बैकवर्ड क्लास के से थे, इस वजह से उनको एडमिशन मिल गया। तो ये तो कास्ट के बेसिस पर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में अपने आर्गुमेंट में स्टेट ने यह कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के ही गोल को फुलफिल करने के लिए काम किया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 46 में कहा गया है कि स्टेट ऐसा कोई पॉलिसी एडॉप्ट कर सकता है, ऐसा कोई लॉ बना सकता है जिसका पर्पस हो सोसाइटी के अंदर जो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, पर्टिकुलरली जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के पर्पस से स्टेट कोई भी पॉलिसी एडॉप्ट कर सकता है। वही हमने किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर इंश्राइंड एक गोल के परसुएंस में हमने ये रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई है। इसका पर्पस इक्वालिटी का वायलेशन करना नहीं है, इसका पर्पस कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को इनिशिएट करना या परपेचुएट करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है कि आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के एक प्रोविजन को परस्यू करने या इंप्लीमेंट करने की कोशिश में आपने किसी के फंडामेंटल राइट, किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया, कंट्रावीन किया। ऐसे में ये कॉन्फ्लिक्ट है कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको प्राइमेसी मिले, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को या फंडामेंटल राइट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट की ऐसी स्थिति में हमारा इंटरप्रिटेशन ये होगा कि फंडामेंटल राइट को प्राइमेसी मिलेगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव टू रन सब्सिडियरी टू फंडामेंटल राइट्स। इसलिए ये जो पॉलिसी है रिजर्वेशन की, ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की इक्वलिटी प्रिंसिपल का वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का भी वायलेशन है। क्योंकि आप जो है हमारे क्योंकि स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के ग्राउंड पे, आर्टिकल 15 के लाइट में वो किसी के साथ कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट के इफेक्ट को बाईपास करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, ये पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रोविजन ऐड किया, जो एग्जैक्टली क्या कहता है आप नोट कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। कहता है कि नथिंग इन दिस क्लॉज और इन क्लॉज 2 of Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes and scheduled tribes। ठीक है, अब आगे चलें। क्लॉज 5 भी जोड़ा गया, क्लॉज 6 भी जोड़ा गया। क्लॉज 5 कब जोड़ा गया? क्लॉज 5 जोड़ा गया 93rd अमेंडमेंट 2005 के द्वारा। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करती रही है। कई बार कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को बेसिक स्ट्रक्चर के वायलेशन के ग्राउंड पर वॉइड भी किया गया है। तो ये 93rd अमेंडमेंट 2005 के द्वारा जोड़ा गया। एक्चुअल में पीए इनामदार वर्सेस, ये भी सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट के इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रोविजन ऐड किया गया। पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें गवर्नमेंट अपने रिजर्वेशन की पॉलिसी इंपोज नहीं कर सकती है नहीं, लेकिन हम सिर्फ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी के अनुसार हम सिर्फ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल अनडिस्टर्ब रखेंगे, लेकिन अदर जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनको, उनके ऊपर स्टेट की रिजर्वेशन पॉलिसी इंपोज की जा सकती है। ये इंश्योर करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 15 में क्लॉज 5 ऐड किया गया। आप इसके जो बेयर टेक्स्ट हैं उसको अगर आप रीड करेंगे तो यहाँ पर साफ आपको पता चल जाएगा कि अगर प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रिजर्वेशन एडमिशन के मामले में रिजर्वेशन की पॉलिसी इंपोज की जाती है तो यहाँ पर लिखा गया है क्लॉज 5 के अंदर कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)G मतलब बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स के फ्रीडम का वायलेशन नहीं माना जाएगा। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट बिजनेस पर्सन्स अपने स्कूल कॉलेज चला सकते हैं, उनको फ्रीडम है आर्टिकल 19(1)G के तहत, लेकिन वहीं पर अगर स्टेट एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के तौर पर उनके ऊपर रिजर्वेशन की पॉलिसी इंपोज करता है तो वो गलत नहीं होगा।
और इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए ये क्लॉज 5 ऐड किया गया। क्लॉज 6 तो ऐड किया गया कब? ये कॉन्स्टिट्यूशन के 101 अमेंडमेंट के 103rd अमेंडमेंट के द्वारा, और इसके द्वारा इकोनॉमिक ग्राउंड पे, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के ग्राउंड पर स्टेट को इनेबल किया गया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए वो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोविजन कर सकते हैं, कुछ उनको एक्स्ट्रॉर्डिनरी फेवर ग्रांट करने का काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे प्रोविजन ऐड हुए, है ना। 6th क्लॉज जो है ऐड हुआ, ध्यान रखना, 103 अमेंडमेंट के द्वारा 2019 में। आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले, उसके लिए अमेंडमेंट था। आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर ही स्कूल कॉलेजेस में भी एडमिशन के मामले में रिजर्वेशन का बेनिफिट ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को मिल सके, इसके लिए प्रोविजन ऐड किया गया था 103rd अमेंडमेंट 2019 के द्वारा, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। इस वाले केस का रेफरेंस हम आगे आर्टिकल 16 में भी लेंगे और देखेंगे कि वहां किस प्रकार से ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की व्यवस्था को, रिजर्वेशन की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जनहित अभियान केस में अपहोल्ड किया गया है। खत्म हुआ आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के मामले में एक क्वेश्चन बेस्ड, पीवाईक्यू बेस्ड एक फैक्ट है, और ये है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 की अगर हम बात करें, जो है आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 की अगर हम बात करें, तो वहां पर कहा गया कि सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए स्टेट कुछ स्पेशल लॉ बना सकता है, स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। तो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो ट्रांसजेंडर है, नालसा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो ट्रांसजेंडर हैं वो क्या है, 2014 का ये जजमेंट है, ट्रांसजेंडर हैं उनको सोशली बैकवर्ड क्लास के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है। तो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए अगर उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके असिस्टेंस के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, उनकी केयर के लिए, उनके राइट्स की केयर और प्रोटेक्शन के लिए कोई अलग लॉ बनता है तो वो गलत नहीं होगा। लॉ तो है ही, बना ही है पार्लियामेंट के द्वारा, स्पेशल लॉ ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, ये इस तरह के लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माने जाएंगे। इक्वलिटी की बात हो रही है, तो जहां जहां इक्वलिटी की जरूरत है, जहां जहां इक्वलिटी मोस्ट इन्फोर्स करने की जरूरत है, उन सभी एरियाज को कॉन्स्टिट्यूशन ने फोकस किया है। इक्वलिटी जहां एकदम बाउंटीफुली विदाउट हैसल अवेलेबल है, वहां इक्वलिटी इन्फोर्स करने की बात क्यों होगी? इक्वलिटी जहां रियल में अवेलेबल नहीं और होना चाहिए, तो वहां पर उसको इन्फोर्स करने के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल केयर दिखाएगा ही दिखाएगा। सरकारी नौकरियां एक स्केर्स रिसोर्स हैं, सीमित संसाधन के रूप में, जिसको हर कोई प्राप्त करना चाहेगा, है नहीं, सोशल स्टेटस के लिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, है नहीं। तो सरकारी नौकरियां स्केर्स रिसोर्स है, सभी को उसके मामले में अपॉर्चुनिटी मिले, इसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है आर्टिकल 16 में? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। ये कहां से आ गया आर्टिकल 19? आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। किस चीज के मामले में? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी चाहे परमानेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट वाला हो, किसी प्रकार का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो, उसमें सभी के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अप्लाई कर सकता है, कॉम्पीट कर सकता है, क्वालिफाई करने पर उसको हासिल कर सकता है, सिक्योर कर सकता है अपने लिए। तो इस तरीके से कहता है आर्टिकल 16 ऑलमोस्ट उसी लाइन पर कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में सभी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। क्लॉज 1, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी।
इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपॉइंटमेंट के लिए। पोस्ट के मामले में, पोस्ट अचीव, जैसे डायरेक्ट कोई पोस्ट मिलता है उसके मामले में क्या होगा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, है ना। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है अपॉइंटमेंट के मामले में, किस चीज के मामले में मिलेगी, पब्लिक पोस्ट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में, ऑफिस अंडर द स्टेट के मामले में, सरकार के अंतर्गत कोई नौकरी उसमें। दूसरा, लेकिन कहता है आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 कि नो सिटीजन्स, इक्वलिटी को ही सब्सटेंशिएट करता है, कहता है कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। सरकारी नौकरी, ऑफिस अंडर द स्टेट के मामले में किसी भी के साथ भी RRCSP जो लिखा था शॉर्ट में, तो 2 वर्ड और यहाँ ऐड कर दिया गया है, डिसेंट और प्लेस ऑफ रेजिडेंस, है नहीं। तो कोई धर्म की वजह से, जाति की वजह से, जन्मस्थान की वजह से, निवास स्थान की वजह से, मूल वंश की वजह से, है नहीं, जेंडर की वजह से सरकारी नौकरियों के मामले में अवसर की समानता किसी को भी डिनाई नहीं की जाएगी। लेकिन क्लॉज 3 है, इक्वल प्रोटेक्शन के स्पिरिट में ये प्रोविजन करता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो लॉ के द्वारा ये प्रोविजन कर सकती है कि किसी स्टेट के अंदर या किसी स्टेट के अंदर के लोकल बॉडीज वगैरह के अंदर जो सरकारी नौकरियां हैं वो सिर्फ उसी स्टेट के लोगों के लिए रिजर्व होंगी, या उस स्टेट के लोगों के लिए सर्टेन प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन होगा। तो कहने का मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों के मामले में प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पर रिजर्वेशन हो सकता है, लेकिन इसके लिए लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट की एग्जीक्यूटिव के किसी रूल रेगुलेशन इत्यादि के माध्यम से ये नहीं होगा। ये एक वन इंडिया स्पिरिट को इन्फोर्स करने के पर्पज से ऐसा किया गया है कि रीजनलिज्म के बुराई को रोका जा सके, उसको पनपने न दिया जाए। किसी राज्य की सरकारी नौकरी में अगर निवास स्थान के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करनी ही है तो इसके मामले में एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ, एक नेशनल पर्सपेक्टिव के साथ पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाए तो ज्यादा सही होगा। इस प्रकार का एक लॉ बना था आंध्र प्रदेश के मामले में, मुल्की रूल एक्ट, हालांकि उसको एबोलिश कर दिया गया है और इस प्रकार से अब हमारे कंट्री में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो निवास स्थान के आधार पर, किसी राज्य में निवास के आधार पर सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का प्रोविजन करता हो। आगे चले तो इक्वल प्रोटेक्शन के ही स्पिरिट में सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की बात है। बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन हो सकता है, स्टेट रिजर्वेशन दे सकता है। स्टेट का मतलब यहां पर यूनियन ऑफ इंडिया भी और स्टेट्स भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, लोकल बॉडीज भी हो गए वो फिर तो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए। तो सरकारी नौकरियों में अगर 100 सीट है किसी साल किसी नौकरी के मामले में, तो कुछ सीटें बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व की जा सकती हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के मामले में रिजर्वेशन का स्कीम बहुत पहले से, यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले से ही लागू था। लमसम तरीके से वो प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में चल भी रहा था, लेकिन बाद में आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता हुई कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा और भी किनको, किस जनसंख्या समूह को, किस पॉपुलेस को बैकवर्ड क्लास के कैटेगरी में रखा जा सकता है। इस मामले में जो है वो सबसे सॉलिड रिकमेंडेशन, वैसे तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन भी बना था 1953 में मिस्टर काका कालेलकर की चेयरमैनशिप में, लेकिन उसने कोई बहुत इफेक्टिव और लॉजिकल काम नहीं किया। बाद में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसके चेयरमैन BP मंडल साहब थे, मंडल कमीशन के नाम से वो मशहूर हुआ, और उसकी रिकमेंडेशन ये थी कि कास्ट के बेसिस पर हम बैकवर्ड क्लास को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनमें तो एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल बैकवर्डनेस की स्थितियां रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से, एजुकेशनल अटेनमेंट के हिसाब से, सोशल बैकवर्डनेस के हिसाब से कुछ इंडिकेटर्स फिक्स करते हुए हम कईयों को बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं, और इसके लिए कास्ट का जो क्राइटेरिया है वो सबसे सुटेबल होगा। और यही वजह है कि मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया सरकार को कि जो बैकवर्ड क्लास हैं उनको आप अदर बैकवर्ड कास्ट के तौर पर, एक ग्रुप के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं, और उनको पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में चाहे रिजर्वेशन ना भी दिया जाए नौकरियों में, लेकिन कम से कम 27% उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस रिकमेंडेशन को 13 अगस्त 1990 को
सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर मिस्टर वीपी सिंह ने एक ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू इन्फोर्स किया और इसका विरोध किया गया। जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने व्यापक पैमाने पर इसका विरोध किया। तो उसके बाद जो सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट आई, पीवी नरसिंह राव साहब की गवर्नमेंट, उन्होंने इस प्रकार के विद्रोह को कॉन्सिलिएट करने के लिए एक गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी, जो जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस थे, उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन किया। और लेकिन उस प्रोविजन को इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड कर दिया और उसके बाद चीजें रुक गईं। जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी को इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के इस प्रोनाउंसमेंट के बाद जैसे रोक लग गई, लेकिन हाल में कॉन्स्टिट्यूशन के 103rd अमेंडमेंट 2019 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंदर क्लॉज आर्टिकल 16 में क्लॉजेस जोड़े गए हैं और उन क्लॉजेस का जो पर्पस है वो क्या है, क्लॉज 6 का पर्पस क्या है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पर जो है वो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन प्रोवाइड करना। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा मैंने अभी दिखाया था, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022 में वैलिड डिक्लेयर किया है, सही डिक्लेयर किया है। आर्टिकल 17 पर अगर आ जाएं, बहुत एग्जैक्ट प्रोविजन है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहीं भी पूछे जाते हैं इस पर तो क्वेश्चन आर्टिकल 17 में, और वो है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी जरूरी था। कास्ट के बेसिस पर अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस चलाया गया और शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स जो हैं उनको पब्लिक प्लेसेस पर एक्सेस के मामले में, पब्लिक ऑफिस पर में एक्सेस के मामले में, पब्लिक फैसिलिटीज की एक्सेस के मामले में तमाम प्रकार की डिसेबिलिटी, लायबिलिटी का शिकार बनाया गया। जब तक ये मेनेस कंटिन्यू करता तब तक रियल सेंस में इक्वालिटी नहीं हो सकती थी। तो इन प्रिंसिपल ये कहा गया कि अनटचेबिलिटी अब प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ ये इनेबलिंग प्रोविजन भी है कि अगर कोई अनटचेबिलिटी को फिर भी प्रैक्टिस करता है तो उसको एप्रोप्रिएटली डील करने के लिए, उस मामले में कन्विक्शन और पनिशमेंट के लिए लॉ बनाने की पावर होगी। लॉ बनाने की ये पावर आर्टिकल 35 के अनुसार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है। तो पार्लियामेंट ने इस बाबत लॉ बनाया है। लॉ का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 और इसी स्पिरिट में एक क्रिमिनल लॉ भी बाद में बना, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। तो इस प्रकार से आर्टिकल 17 के ऊपर डिस्कशन खत्म हुआ। आर्टिकल 18 जो है वो एबोलिशन ऑफ टाइटल का प्रोविजन करता है, क्योंकि टाइटल जो है जो ब्रिटिश के द्वारा खास तौर से दिए गए वो एक तरह से प्रिविलेज क्लास क्रिएट करते थे, एक आर्टिफिशियल प्रिविलेज की व्यवस्था खड़ी करते थे जो इक्वलिटी के जनरल प्रिंसिपल का ग्रॉस वायलेशन रिप्रेजेंट करता था। इसलिए जितनी भी उपाधियां थी, जितने भी टाइटल्स थे, उनको एक ही बार में कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रोविजन के द्वारा बिल्कुल इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर यह भी रखा गया है कि जो डिजर्विंग पर्सन्स हैं उनको मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन से नवाजा जा सकता है, वो गलत नहीं होगा। कोई भी इंडिया के अंदर में जो काम करने वाला व्यक्ति अगर वो किसी फॉरेन कंट्री से कोई अवार्ड वगैरह लेना चाहता है तो इंडिया के प्रेसिडेंट के परमिशन की उसको आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से एबोलिशन ऑफ टाइटल का ये प्रोविजन है जो सिंबॉलिकली ही सही इक्वालिटी के प्रिंसिपल को इन्फोर्स करने का काम करता है। आर्टिकल 19 की बात करें, आज के हमारे डिस्कशन में वो भी था आर्टिकल 19, तो थोड़ा शॉर्ट उस पर भी बात कर लें। आर्टिकल 19 के ऊपर हमारा जो टॉपिक है शुरू में जो मैंने दिखाया था ये है नहीं, फ्रीडम्स एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो राइट टू फ्रीडम वैसे आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। आर्टिकल 19 के अंदर कई फ्रीडम्स हैं। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में सब क्लॉज के तौर पर A, B, C, D, E, F और G है। F तो जहां पर राइट टू प्रॉपर्टी था, फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी था, उसको 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा एबोलिश कर दिया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी का तो एबोलिशन हो गया, वो फंडामेंटल राइट के लिस्ट से बाहर कर दिया गया उसको, क्योंकि उसके इन्फोर्सिबिलिटी के मामले में हम जुडिशियल रेमेडी की वैसी व्यवस्था नहीं रखना चाहते थे ताकि लैंड एक्विजिशन के मामलों में मुआवजा प्रदान करने के मामले में सरकार को कम बोझ का सामना करना पड़े। पहला है इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच। कोई भी फ्रीडम जो यहाँ दिया गया है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट अप्रोप्रिएट लॉ के द्वारा, रूल रेगुलेशन के द्वारा किसी फ्रीडम के एक्सरसाइज के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है। रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं ये एडजस्ट करने की पावर हमेशा ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को होगी। मतलब हाई कोर्ट में अगर चैलेंज करते हो कि ये रिस्ट्रिक्शन अनरीजनेबल है तो वो जुडिशियल रिव्यू करेंगे उस रिस्ट्रिक्शन का।
सुप्रीम कोर्ट में करते हो तो वो करेंगे। अब किसी भी रिस्ट्रिक्शन के रीजनेबलनेस को कंसिडर करते समय सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट जो है एज द केस में भी वो कुछ बातों का, कुछ वेरिएबल्स का ख्याल रखेंगे कि कितना ज़रूरी है, जो रिस्ट्रिक्शन है वो लॉ के ऑब्जेक्ट को इंश्योर करने के लिए या फुलफिल करने के लिए कितना ज़रूरी है, जो रिस्ट्रिक्शन है वो कितना सब्सटेंशियल है, और रिस्ट्रिक्शन जो है वो करंट कंटेम्पोरेनियस सर्कमस्टांसेस के द्वारा कितना जस्टिफाइड है। तो इस प्रकार से केस लॉज के माध्यम से ये बात की गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट से लिया गया है। इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी इंक्लूडेड माना गया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक्सप्लिसिट प्रोविजन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात एक्सप्लिसिट तौर पर नहीं की गई है। ये इस्टेब्लिश्ड हो चुका है, ये सेटल्ड हो चुका है कि इसी में फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी रीड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सक्सेसिव जजमेंट से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत राइट टू साइलेंस या फ्रीडम टू मेंटेन साइलेंस, फ्रीडम टू ऑब्जर्व साइलेंस को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट माना गया है। फ्रीडम टू होइस्ट नेशनल ट्राई कलर को भी, तिरंगा फहराने को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट डिक्लेयर किया गया है। इस मामले में केस लॉ की स्थितियां रही हैं। न्यूज़पेपर के ऊपर पुराने समय में बैन लगाया गया या उनके इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिशें हुई, तो कुछ केस लॉज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। उस तरह के केस लॉज के बारे में अगर आप बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में या फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस है, न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड केस। आप ध्यान रखिएगा, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 1958। दूसरा शाकाल न्यूज़पेपर वाला केस, शाकाल न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, शाकाल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसके बाद वो बेनेट कॉलमन, बेनेट कॉलमन केस। ये सारे केस आपको क्लासिकल टाइप के हो चुके हैं, लोकस क्लासिकस टाइप के, इनको आप ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी फ्रीडम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसको जनरल सोसाइटी एट लार्ज के इंटरेस्ट में उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। कहीं कहीं पर हमारे आर्टिकल 19 के क्लॉज 2, 3, 4, 5, 6 में स्पेसिफिक ग्राउंड्स भी मेंशन किए गए हैं जिसका प्रयोग करते हुए स्टेट लॉ इत्यादि के माध्यम से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है। दूसरा है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, इकट्ठा होने का अधिकार। जालियांवाला वाले जैसे अनफॉर्चुनेट मैसेकर का सामना जनता को नहीं करना पड़ेगा, बहुत बड़ी गारंटी है जो हमने स्ट्रगल के थ्रू हासिल किया है। हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, ये हमारा डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल राइट भी है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने की परमिशन नहीं होगी, एंटी इंडिया स्लोगनरिंग करने की परमिशन नहीं होगी, कोई इनडिसेंट कॉन्डक्ट करने के लिए वो आप इकट्ठा नहीं हो सकते। उसी प्रकार से पॉलिटिकल एक्टिविटीज के मामले में हम ऑर्गेनाइज होकर यूनियन, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह भी फॉर्म कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए एसोसिएशन ऑफ पर्संस के रूप में कंपनी वगैरह बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। तो जो क्लॉज 19 का जो आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1C है वो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस की बात करता है। एक नया वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड किया गया 97th अमेंडमेंट 2011 के द्वारा। अब पूरा इंडिया एक है तो क्लॉज डी और क्लॉज ई कहता है कि पूरे इंडिया में कहीं भी आना जाना कर सकते हो या कहीं भी स्टे कर सकते हो, कहीं भी परमानेंटली रह सकते हो। लेकिन ध्यान रहे जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में पेंडेमिक के टाइम में आप देखो तमाम रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए थे जो कि परमिसिबल थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड नहीं थे। पर्टिकुलरली ट्राइबल पीपल के इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस के मामले में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं। और लास्ट वाला है इसमें कि कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइवलीहुड के किसी मीन्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में उसको भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के दायरे में रखा गया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फ्रीडम्स तो तमाम है लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है, और आवश्यकता पड़ने पर लॉ के माध्यम से इसमें से किसी फ्रीडम की एक्सरसाइज के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं, इसके लिए कोई भी पर्सन उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जैसा भी वो उसका पसंद हो चैलेंज कर सकता है, और रिस्ट्रिक्शन के रीजनेबलनेस को कंसिडर करते समय, उसके ऊपर प्रोनाउंसमेंट करते समय कोर्ट जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे। स्टेट ऑफ मैड्रास वर्सेस VG रो के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात कही गई थी। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में इससे आगे के प्रोविजन के ऊपर बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू।